हेलो गाइस, आपका चाणक्य कलम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इसी के साथ पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का सिलेबस पढ़ेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यूपीएससी में देख लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस में देख लीजिए या एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, उसमें सभी में प्राचीन इतिहास का बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो प्राचीन इतिहास में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने दिए गए हैं। उनमें से सबसे क्वेश्चंस इन्हीं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से पूछा जाता है, जैसे कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, जिसे कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम लोग कांसे का, जैसे तांबा में टिन मिलाकर कांसा कहा जाता है, उसका उपयोग करने लगे थे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्राक मौर्य काल, महान मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो हम ये जानेंगे कि हम पाषाण काल में क्या क्या पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि आदि मानव कैसे गुफाओं में रहता था, और जब इंसान के पास केवल सिर्फ पत्थर के औजार थे, तो उसने अपना जीवन कैसे जिया और उसने आग की खोज कैसे की, पहियों की खोज कैसे की, और वो गुफाओं में क्या क्या चित्रकारियाँ करता था, ये सब जानेंगे। और वैसे ही हम आगे ताम्र पाषाण काल में ये जानेंगे कि पत्थर के बाद इंसान ने पहली बार किस धातु का इस्तेमाल किया। जो किया था वो तांबा था, और उसके बाद में उसने तांबे के अंदर टिन मिक्स करके कांसा नामक एक धातु बनाया था, उसका उपयोग करते थे। फिर के बाद में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये दुनिया की सबसे पहली और शानदार शहरी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं, और ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यही तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था मानव ने, और यही इसमें बहुत ही उत्कृष्ट नगर नियोजन मिलेगा आपको, बड़े बड़े स्नानागार मिलेंगे आपको, और ये बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता है, जो एक त्रिभुजाकार की है। और इसमें हमें लिपस्टिक और ज्वेलरी, इन सब के भी उदाहरण मिलेंगे, और लोग वहाँ पे पुरोहित की मूर्तियाँ और नर्तकी की मूर्तियाँ, ये सब भी यहीं मिलेगी। फिर बाद में हम जानते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का आरंभ ऐसे हुआ कि सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ, उन्होंने फिर हमारे वेदों की रचना हुई, और उसी के स्तर पे हमें ग्रामीण और धार्मिक आधार बना। हमने सिखाया कि उनके आने के बाद एक ग्रामीण नगर नियोजन हुआ। जब आर्यों का आगमन हुआ, उसी समानांतर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उद्भव हुआ। तो हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का कैसे उद्भव हुआ, महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानेंगे, और जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके बारे में हम जानेंगे, और जो भी वैदिक काल में जो भी यज्ञ हवन हुए थे उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लोग स्थायी हो गए थे। बाद में उन्होंने अपने ज़मीन पर ऑक्यूपेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। बाद में इस चीज़ की व्यवस्था ज़्यादा हो चुकी थी कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ही आर्थिक स्थिति से लोग मजबूत रहेंगे। फिर यहाँ सामाजिक बदलाव आए और जातीय व्यवस्था मजबूत हुई, और सबसे बड़ा इसी काल में लोहे की खोज हुई थी, जिसने खेती और युद्ध में पूरा तरीका ही बदल दिया था। फिर उसके बाद में हम आते हैं प्राक मौर्य काल में, जहाँ लोहे की वजह से बड़े बड़े राज्य बने, जिसने 16 महाजनपदों का निर्माण किया, जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मगध का उत्कर्ष हुआ था, और यहाँ ही जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। फिर हम जानेंगे कि महान मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य का दौर है ये, जहाँ पहली बार पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था इन्होंने। हम सम्राट अशोक के धम्म और उनके शिलालेख भी इसी काल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। फिर हम जानेंगे कि गुप्तोत्तर काल में गुप्त वंश के समय इसमें राजा हर्षवर्धन सबसे प्रमुख थे, और यहाँ से सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। फिर हम अंत में जानेंगे कि दक्षिण भारत में जहाँ चोल, चेरी और पांड्य और पल्लव और चालुक्य
इनका इतिहास है और ये वहाँ के महान राजवंश राजा रहे हैं और इनके बिना हमारा भारत का इतिहास अधूरा है।